Welcome back, old book. हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे ओल्ड बुक अकेड चैनल पर। और आज हम सामाजिक अध्ययन का चैप्टर 6 डिस्कस करने वाले हैं। राज्य, राजा और उसके प्राचीनतम गणराज्य। चुनाव का दिन था। जब संकरण उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे। संकरण जानना चाहता था कि आखिर वे इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। तो ये जो यहाँ पे बच्चा दिखाया जा रहा है, यहाँ पे इसका नाम क्या है, संकरण। और जब वह सुबह उठा तो उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे थे, चुनाव करने जा रहे थे। उसने अपने नाना से पूछा कि वे इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं। तो उसके नाना ने जल्दीबाजी में उसे सिर्फ यही बताया कि हम आज अपने शासकों को चुनाव करने जा रहे हैं। और वह ये सुनकर काफी कंफ्यूज हुआ। कुछ लोग शासक कैसे बने? लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। तो हम कब से करते आ रहे हैं? कम से कम 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव करते आ रहे हैं। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, हमने अध्याय 5 में पढ़ा है कि कुछ राजा संभवतः जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे, कुछ राजा जन यानी लोगों द्वारा चुने जाते थे। परंतु करीब 3000 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए हैं। 3000 साल पहले की बात करी जा रही है। 3000 साल ईसवा पूर्व मतलब बीसी, जो हमने शुरू में ही पढ़ा था। परिवर्तन दिखाई दिए हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। क्या हुआ? कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञ कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अश्वमेध यज्ञ की बात की जा रही है। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। अश्वमेध क्या हुआ करता था, इसमें एक घोड़ा छोड़ा जाता था और जिस जिस राज्य में वो घूमकर आ जाया करता था वो राज्य क्या थे, उस राज्य के उस राजा के अधीन हुआ करते थे। और जो उस घोड़े को पकड़ लिया करता था उसे क्या है, उस राजा से युद्ध करना पड़ता था, जो अश्वमेध यज्ञ के लिए घोड़ा छोड़ता था। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया देखते थे और उसके साथ अपनी सेना भी पीछे पीछे छोड़ दिया करते, जिससे कोई उसे अगर हानि पहुंचाता पकड़ता तो पता लग सके। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां से अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई लड़नी पड़ती थी। जैसे कि मैंने बताया, अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली। तो इसका मतलब क्या होता था ये भी जान लीजिए। अगर वह राजा उसे छोड़ दिया करता था और जाने देता था दूसरे राज्य का, तो इसका मतलब यह होता था कि वह राजा उससे बलशाली है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। कौन सा राजा बलशाली है? जिसने वो घोड़ा छोड़ा है। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। और उन सारे राजाओं को, जिन राजाओं के राज्यों में वो घोड़ा विचरण करके आ जाया करता था, तो उन राजाओं को सबको उस यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह एक विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया। विशिष्ट पुरोहित का मतलब है जो पंडित वगैरह हुआ करते थे उस समय के पुरोहित, उन्हीं को कहते हैं, आज भी उन्हीं को कहते हैं। विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके विपरीत इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था। तो देखिए यहाँ पे अश्वमेध यज्ञ जो करता था उस राजा को बहुत शक्तिशाली माना जाता था। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। और उसके लिए क्या है, सभी राजा जो यज्ञ में आते थे उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। इन सभी आयोजनों में राजा का जो हुआ करता था मुख्य स्थान हुआ करता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। युद्ध क्षेत्र में क्या है, राजा का सारथी ही उसका सहचर हुआ करता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के विजयों का गुणगान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। तो जो राजा के रानी और पुत्र हुआ करते थे उन्हें भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था। और अन्य राजा जो आया करते थे, जिन्हें बुलाया जाता था, आमंत्रित किया जाता था, उनका केवल इतना होता था कि वो बैठकर यज्ञ को देखें। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य, विष का मतलब है वैश्य, विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे। तो विष जैसे सामान्य लोग जो हुआ करते थे वो उपहार लाया करते थे राजा के लिए। उन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। किन्हें? वैश्य को।
इन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता। तो इन्हें क्या था, कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। अब वर्ण पढ़ लेते हैं क्या है। तो कहा जा रहा है कि इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए, और ऋग्वेद के बाद, तो ऋग्वेद जो है सबसे पहले रचा गया था। ठीक है, ये याद रखने वाली है, सबसे पहले नंबर पर ऋग्वेद रचा गया था। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के बाद ये जो ग्रंथ कहे गए, जो बाद में रचे गए, उन्हें उत्तर वैदिक ग्रंथ कहा। तो इनका नाम जान लेते हैं कौन कौन से। इसके अंतर्गत क्या है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो ये जो है 3 ग्रंथ किसके बाद रचे गए, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये ऋग्वेद के बाद ये वेद जो रचे गए। इसके साथ अन्य ग्रंथ भी कुछ रचे गए हैं। पुरोहितों द्वारा रचित इन ग्रंथों में तो हमें विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान, उनके संपादन की विधियां बताई गई हैं। तो इनमें जो ग्रंथ हैं, इनमें क्या है, विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उनके संपादन की विधियां बताई गई। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया है। तो इनमें सामाजिक नियमों के बारे में भी बताया गया है। उस समय समाज में कई समूह थे, जिनमें पुरोहित, योद्धा, कृषक, पशुपालक, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। तो उस समाज में कई समूह थे। तो समूह कौन कौन से थे, ये क्वेश्चन बन सकता है कि वर्ण में समूह कौन कौन से थे। तो वर्ण में आपके समूह कौन कौन से थे, पुरोहित, योद्धा जो युद्ध क्या करते थे, जिन्हें क्षत्रिय कहा करते हैं, कृषक, अखेटक जो हुआ करते थे, पशुपालक वही अखेटक, व्यापारी जो व्यापार किया करते थे, शिल्पकार जो मूर्ति वगैरह ये बनाया करते थे, श्रमिक जो आपकी एक प्रकार से लेबर क्लास जो हो गई, श्रमिक हुआ करते थे वो, मछली पकड़ने वाले मछुआरे तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहां कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, जहां कुछ पुरोहित और योद्धा वैभवशाली थे। तो देखिए ये चीज आपको याद रखनी है कि वर्ण में कौन कौन से समूह थे, समाज समूह थे। ठीक है, तो ये आपको जो यहाँ पे हाईलाइटेड किए गए ये सारे समूह याद रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। वहीं क्या है, इनके साथ साथ कुछ कृषक और व्यापारी भी धनवान थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले, शिकारी तथा भोजन संग्राहक निर्धन थे। तो निर्धन व्यक्ति कौन कौन थे, निर्धन व्यक्ति पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा शिकारी और भोजन संग्राहक जो अखेटक वगैरह थे, ये लोग निर्धन व्यक्ति थे। पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। तो पुरोहितों ने लोगों को कितने 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण अलग अलग कार्य निर्धारित थे। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के जो थे अलग अलग कार्य निर्धारित थे। पहला वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका काम वेदों का अध्ययन करना और अध्यापन। पहला जो था वर्ण ब्राह्मणों का था, उनका जो काम था वो वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ठीक है, ये जो ब्राह्मण थे जिन्हें पुरोहित कहा गया है, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा गया। उनका काम केवल युद्ध करना हुआ करता था, लोगों की रक्षा करना। तीसरे स्थान पर वैश्य थे, जिन्हें शूद्र कहा गया है। इनमें कृषक, पशुपालक, व्यापारी, क्षत्रिय, वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्रों का था। तो इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। प्रायः औरतों को शूद्रों के समान माना गया है। महिलाओं तो शूद्रों को वेदों का अध्ययन करने का अधिकार नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण क्या है, जन्म के अनुसार ही हुआ करता था। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया है। शिल्पकार, शिकारी और भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते थे सबको दफनाने जलाने का काम करते। इन लोगों से संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मणों द्वारा बनाई हुई इस वर्ण व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया। राजा स्वयं को पुरोहित से श्रेष्ठ मानते थे। जो राजा जो हुआ करते थे वो पुरोहित से स्वयं को श्रेष्ठ मानते थे। कुछ लोग जन्म के आधार पर वर्ण निर्धारण नहीं मानते थे। इसके अतिरिक्त व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे। जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। अनुष्ठान सब कर सकें, सबका अधिकार हो। कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना भी की। इस उपमहाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता
बहुत कम थी, यहाँ पुरोहित का प्रभाव भी बहुत सीमित था। तो कहाँ आलोचना की? महाद्वीप के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ लोगों ने इसकी आलोचना भी की। जनपद, तो धूसर पात्र कहा गया है। धूसर पात्र जो ये दिखाया है यहाँ पे, अभी चित्र देखेंगे हम, तो ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। तो इस धूसर पात्र में ज्यादातर कटोरियां और थालियां ही मिली हैं। पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं, और इनमें ज्यादातर क्या है, थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर किया जाता है। तो इसका प्रयोग कब किया जाता था? खास मौकों पर किया जाता था। महत्वपूर्ण लोगों को भोजन कराने, परोसने के लिए किया जाता है। तो महत्वपूर्ण लोगों के लिए किया था इसका प्रयोग। बहुत ही सुंदर तरीके से और पतली सतह का ये बना हुआ है पात्र। ये कटोरी दिखाई गई है। तो ये स्पेशल मौकों पे और स्पेशल लोगों के लिए, महत्वपूर्ण लोगों के लिए इसमें भोजन परोसा जाता था। पुरातन दिनों में इन कई जनपदों की क्या है, खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख हैं। तो जो पुरातन दिनों में इन जनपदों की बस्तियों की खुदाई की, उनमें कौन कौन से? दिल्ली का पुराना किला हो गया, उत्तर प्रदेश के मेरठ के पास हस्तिनापुर, एटा के पास अतरंजी खेड़ा हो गया। ये प्रमुख स्थान है, जनपद है। खुदाई में पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। तो खुदाई में पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे और मवेशी तथा अन्य जानवरों को पालते थे। मवेशी और अन्य जानवरों को पाला करते थे। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सबसे ज्यादा फसलें उगाया करते थे। लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। तो लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाया करते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र कहा गया है। तो जिन्हें चित्रित, जैसे यह है, धूसर पात्र कहा गया है के रूप में जाना जाता है। जैसे कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। जैसे ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है। ये आमतौर पर सरल रेखा और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में है, जैसे कि आप देख रहे हैं इन पर। ये देखिए, ये दिखाया गया है। महाजनपद, अब महाजनपद के बारे में पढ़ लेते हैं। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे। तो 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए थे, उन्हें महाजनपद बना दिया, महाजनपद कहा जाने लगा था। जो चित्र 4 में कुछ महाजनपदों को दिखाया गया है। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। अधिकतर महाजनपदों की क्या, एक ही राजधानी हुआ करती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई है। तो कई राजधानियों में किलेबंदी की गई है, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट, पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई है। तो ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। तो बिल्कुल सही बात है, दूसरे राजाओं से बचाव के लिए किलों का निर्माण किया जाता था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची, प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे। तो यहाँ पे हम मानचित्र देख लेते हैं। महाजनपद, महत्वपूर्ण जनपद और महाजनपद दिखाए गए हैं इसमें। तो देखिए, हस्तिनापुर हो गया, झेलम नदी, ये जो हैगा ये सिंधु नदी, ये पाकिस्तान की साइड है। आपका ये कौसंबी हो गया। एक बार बस आप निगाह डाल लीजिए इन पर कहाँ कहाँ क्या है। वैशाली हो गया, मगध हो गया, उज्जैन हो गया। तो ये जो थे आपके महाजनपद हुआ करते थे मानचित्र 4 में। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोग और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता होती है। लाखों की संख्या में ईंट और पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इसके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी। तो इसमें क्या है, हजारों स्त्री, पुरुष और बच्चों ने परिश्रम किया था। अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा क्या हुआ करते थे, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देते थे। कुछ भुगतान आहत सिक्कों, जो 92 पर चित्र दिखाया गया है के रूप में होता था। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 9 में पढ़ोगे। तो आगे हम इन सिक्कों के बारे में 9 अध्याय में पढ़ेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए कौसंबी के किले की दीवार। ये कौसंबी किले की दीवार है, ये वाली जो दिखाई गई है यहाँ पे। ये कौसंबी के किले की दीवार है।
यह चित्र आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। ये क्या है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष है। इसके एक भाग का निर्माण संभवतः 25 साल पहले हुआ था। तो ये दीवार जो मिली है ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली है। कर, अब कर की बात कर लेते हैं। कौन कौन कर दिया करते थे, किनसे कर लिया जाता था? जनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे। तो जनपदों के राजा विशाल किले बनवाया करते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती है। प्रचुर का मतलब है बहुत ज्यादा, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे। अब क्या है, वो महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर नियमित कर वसूलना शुरू कर दिया। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो ये देखिए जो यहाँ पे बताया जा रहा है ये महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, इन्हें आप नोट डाउन कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और इनमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे। तो जो फसलों पर कर लगाए गए थे वो सबसे महत्वपूर्ण थे, क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 भाग, 1/6 भाग जो हुआ करता था कर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता था। इतना उन्हें 1/6 भाग देना ही देना हुआ करता था। देना होता है जिसे भाग कहा जाता था, जिसे भाग कहा जाता था। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए। अब जो कारीगर हुआ करते थे हथकरघा, प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। उन्हें उनसे श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। जो लोहार, बुनकर, सुनार, लोहार हुआ करते थे उनके लिए क्या हुआ करता था, राजा के लिए महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। फिर तीसरा पॉइंट है पशुपालकों जानवरों या उनके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता है। पशुपालकों को क्या है, जानवरों के उत्पाद या फिर जानवरों को देना पड़ता था। या जो दूध देने वाले जानवर हुआ करते थे उनका दूध, दही, घी वगैरह देकर कर चुकाया करते थे। व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। देखिए व्यापारियों को भी कर देना पड़ता था। अखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी पड़ती थी। अखेटक जो हुआ करते थे, संग्राहक, वो जो जंगल से प्राप्त करते थे वस्तुएं वो उन्हें देना पड़ती थी कर के रूप में। कृषि में परिवर्तन, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। तो इस युग में क्या होते, कृषि के क्षेत्र में 2 बहुत बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे थे। हल के फाल जो हुआ करते थे पहले वो लकड़ी के बनाया करते थे, अब वो लोहे के बनाने लगे थे। अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। अब क्या है, लकड़ी की जगह लोहे के फाल बनाने लगे तो कठोर से कठोर जमीन को अच्छे से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। और इससे क्या हुआ, फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। दूसरे लोगों ने धान का रोपण शुरू कर दिया, अर्थात खेतों में बीज छिड़काव, अर्थात खेतों में बीज छिड़ककर धान उपजाने के बजाय धान की पौध तैयार कर उसका रोपण शुरू कर दिया। अब क्या है, बीज छिड़ककर ना उपजाने की बजाय क्या है, उसे उगाकर पौध को रोपना शुरू कर दिया। जैसे कि आजकल आप देखते हो कि धान को पहले ऐसे उगाकर फिर उसकी पौध उखाड़कर उसे रोपा जाता है। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे जीवित रह जाते थे। अब पहले की तुलना में बहुत ज्यादा पौधे की पैदावार होने लगी थी। इसमें कमर तोड़ परिश्रम लगता है इसमें, लेकिन क्या हुआ, कमर तोड़ परिश्रम लगता था। ये काम ज्यादातर ये काम जो क्या करते थे, दास या दासी, भूमिहीन खेतिहर मजदूर क्या करते थे। देखिए तो ये काम कौन करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि ये परिश्रमिक जो हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, मजदूर जो हुआ करते थे, ज्यादातर दास दासी, भूमिहीन मजदूर, कमकार, इन्हें कमकार कहा करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण का मगध, तो मगध का सूक्ष्म निरीक्षण करते हैं हम, क्या है, मानचित्र 4/57 में मगध ढूंढो। ये कह रहे हैं मानचित्र 4 में 57 मगध ढूंढने को कह रहे हैं। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। 200 सालों के भीतर, तो ये पूछा जा सकता है सबसे महत्वपूर्ण जनपद बना, तो यहाँ पे 200 साल होंगे, ये ध्यान रखना हमें, इंपोर्टेंट है। लगभग 200 साल के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया था
गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। कौन सी? गंगा और सोन नदियां मगध से होकर बहती थी। का यातायात, खा जल वितरण, गा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। तो का जो थी यातायात के लिए, खा जल वितरण के लिए और गा जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। तो मगध का जो एक हिस्सा था वो जंगलों से भरा हुआ था। जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम लाया जाता था। देखिए, जंगल से जो हाथी पकड़ते थे उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था और सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। तो जंगलों से लकड़ी जो लाते थे उनसे गाड़ियां, रथ बनाए जाते थे। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें, अब क्या था, इसके अलावा लौह और अयस्क की खदानें मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक बिम्बिसार तथा अजातशत्रु, जिसे अजातशत्रु के नाम से जाना गया है, अजातशत्रु कहा गया है, अजातशत्रु के नाम से जाना गया है। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। ये अदर जनपद को जीतने के लिए क्या हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मानंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। महापद्मानंद जो थे एक और महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर फैला दिया था। उन्होंने कहा है अपने नियंत्रण का क्षेत्र उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग पर फैला लिया था। बिहार में राजगृह आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। तो बिहार में क्या है, राजगृह जो थी आधुनिक राजगीर कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। वो आधुनिक क्या है, राजगीर है, राजधानी बनी रही। बाद में पाटलिपुत्र, आज का पटना, बाद में पाटलिपुत्र पटना को राजधानी बनाया गया। तो पाटलिपुत्र जो था प्राचीन नाम था और आज का नाम क्या है, पटना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पाटलिपुत्र का जो है आधुनिक नाम बताइए तो हमें पटना बताया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 2300 साल पहले, 2300 साल से भी पहले की बात है, मैसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। तो 2300 साल पहले मैसिडोनिया का राजा सिकंदर हुआ करता था और वो है विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय महाद्वीप में क्या है, पूरी तरह सफल नहीं होने के बावजूद भी क्या है, मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। ये सब जीतते हुए क्या है, ब्यास नदी के पास तक पहुंच गया था उपमहाद्वीप के। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। जब उसने मगध की ओर कूच करना कहा तो उसके सिपाहियों ने उससे इनकार कर दिया। वे इस बात से भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो क्यों मना करा, ये बात जानने वाली है कि उसके सिपाहियों ने इसलिए मना करा कि भारतीय जो शासक थे उनके पास पैदल रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी। तो इस डर की वजह से उसके सैनिकों ने मना कर दिया कूच करने से। खा है बज्जी, जैसे कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। तो यहां पे हम पहले जान लेते हैं गण क्या है। गण शब्द का प्रयोग कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया। तो देखिए, गण का जो प्रयोग किया गया है वो कई सदस्यों वाले समूह के लिए किया गया है। ठीक है। संघ अर्थात संगठन या सभा, संघ जो करा गया है संगठन या सभा के लिए किया गया है। चलिए, महत्वपूर्ण है ये पॉइंट, ये नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नजदीक ही बज्जी राज्य था। उसके नजदीक ही एक बज्जी राज्य था जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। जिसे बिहार कहते हैं, बिहार थी। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी। यहाँ पर क्या, एक अलग ही किस्म की शासन व्यवस्था थी। कहाँ पे, वैशाली, आधुनिक बिहार।
जिसे गण या संघ कहते थे, जिसे गण या संघ कहते थे। गण या संघ में कई शासक होते थे, और इसकी ये एक और खास बात है कि गण और संघ में कई शासक होते थे। कभी कभी लोग एक साथ शासन करते थे, कभी एक साथ शासन करते थे, जिसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है। तो ये क्या है, सभाओं में बैठकर बातचीत और वाद विवाद करके तय किया करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण को निपटाने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। तो शत्रुओं से निपटने के लिए वो मिलकर चर्चाएं किया करते थे। स्त्रियां दास तथा कमकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। तो स्त्रियां, यहाँ पर भी स्त्रियां और कामकर इन सभाओं में हिस्सा नहीं लेते थे। बुद्ध तथा महावीर जिनके बारे में तुम अध्याय 7 में पढ़ोगे। तो यहाँ बुद्ध की बात की जा रही है, जिन्हें महावीर भी कहते हैं, और यह हम अध्याय 7 में पढ़ेंगे। दोनों ही गण या संघ से संबंधित थे। बौद्ध साहित्य में संघ के जीवन का बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। तो संघ का जो है बौद्ध साहित्य में बहुत ही सजीव वर्णन मिलता है। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। तो बज्जी संघ का यह वर्णन कहां से लिया गया है? दीर्घ निकाय से। यह भी क्वेश्चन आ सकता है, बज्जी संघ का जो वर्णन किया गया है वो कहां से किया गया है? तो निकाय, दीर्घ निकाय से। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। तो दीर्घ निकाय जो है एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है, ये भी जान लीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दीर्घ निकाय जो है एक बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान किए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। इन्हें 2300 साल पहले ईस्वी पूर्व लिखा गया था, मतलब बीसी। अजातशत्रु, जिसे हम अजातशत्रु के नाम से जानते हैं, और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। तो अजातशत्रु जो थे बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। और जो अजातशत्रु थे वो बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बशकार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। बुद्ध ने उनसे पूछा क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं? तो उन्होंने, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? उन्होंने ये सब पूछा। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण और नियमित सभाएं करते रहेंगे। उसके बाद आपस में मिलजुल कर काम करते रहेंगे, दूसरा है। तीसरा, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे। और चौथा है बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देंगे। तो ये कथन पूछे जा सकते हैं कि बौद्ध ने किन किन बातों का वर्णन किया था जिससे बज्जी संघ जो है उन्नति करता रहेगा। आगे पढ़ते हैं। बज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे। शहरों तथा गांवों में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतालंबी संतों का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक टोक नहीं लगाएंगे। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इसके बारे में तुम अध्याय 11 में पढ़ोगे। तो इसके बारे में हम डिटेल से क्या है अध्याय 11 में पढ़ेंगे। और यहाँ पे कहा गया है 1500 साल पहले ये कहा गया है कि कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले का चलता रहा। आगे पढ़ते हैं। अन्यथा अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढो। तो ये जो है अपने एटलस में यूनान और एथेंस को ढूंढने को है। एटलस तो आप जानते ही होंगे। लगभग 2500 साल पहले एथेंस के लोगों ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे। तो 2500 साल पहले एथेंस ने एक शासन व्यवस्था की स्थापना की जिसे प्रजातंत्र या गणतंत्र कहते थे।
ये व्यवस्था लगभग 200 सालों तक चली। ये व्यवस्था अगर पूछा जाए कब तक चली, जो एथेंस ने लागू की थी शासन व्यवस्था, प्रजातंत्र और गणतंत्र, ये लगभग 200 साल चली। इसमें 30 साल से ऊपर के उन सभी पुरुषों को पूर्ण नागरिकता प्राप्त थी। इसमें देखिए 30 साल से ऊपर के लोगों को नागरिकता प्राप्त थी। जैसे कि आज आप देखते हो 18 साल के बाद नागरिकता प्राप्त हो जाती है, यहाँ 30 साल से ऊपर के लोगों को प्राप्त थी। वह एक सभा थी जो महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए साल भर में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। वहाँ क्या एक सभा थी जो महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए साल में कम से कम 40 बार बुलाई जाती थी। ये भी महत्वपूर्ण है कि 40 बार जो सभा बुलाई जाती थी वो किसके शासन व्यवस्था में होती थी। तो ये आप बता सकते हो कि एथेंस के शासन व्यवस्था में। महत्वपूर्ण है ये। और किस विषय पर होती थी? महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लेने के लिए होती थी। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। इस सभा में सभी नागरिक भाग ले सकते थे। ये महत्वपूर्ण बात है यहाँ पे कि इसमें एथेंस में सभी नागरिक भाग तो ले सकते थे, लेकिन आगे पढ़ते हैं। शासन ने कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरियों द्वारा की जाती। तो शासन ने कई पदों पर नियुक्तियां लॉटरी द्वारा की जाती थी। सभी नागरिकों को सेना और नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती हैं, और सभी नागरिकों को यहाँ पर सेना नौसेना में अपनी सेवाएं देनी होती थी। औरतों को नागरिक का दर्जा नहीं मिलता था। यहाँ पर भी देखो ये इंपोर्टेंट बात है कि औरतों को नागरिक का दर्जा यहाँ भी नहीं था। व्यापारी तो शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने और काम करने वाले बहुत से विदेशियों को भी नागरिकता अधिकार नहीं मिले। तो व्यापारी तो शिल्पकारों के रूप में एथेंस में रहने वाले जो विदेशी लोग थे उन्हें भी नागरिकता अधिकार नहीं मिला, नहीं दिया गया। एथेंस में खदाने, खेतों, घरों और कार्यशालाओं में काम करने वाले दासों को भी नागरिकता का अधिकार नहीं मिला। तो देखिए यहाँ पे यही बताया गया है कि खदानों, खेतों और घरों में कार्यशालाओं में काम करने वाले जो दास हुआ करते उन्हें भी नागरिकता प्राप्त नहीं थी। अब आगे कुछ ये उपयोगी शब्द हैं, एक बार नजर मार लेते हैं। राजा, आप जानते हैं राजा कौन हुआ करते थे? अश्वमेध राजा जो सबसे बलशाली हुआ करता था वो क्या करता था? वर्ण। तो वर्ण से मतलब हैगा इसमें क्या है, कई जनसमूह अलग अलग बांटे गए, जिसमें ब्राह्मण हुआ करते थे, क्षत्रिय हुआ करते थे, शूद्र हुआ करते थे। इनको अलग अलग बांटा गया है कैटेगरी वाइज। तो ये वर्ण हुआ करते थे। जनपद जो बड़े बड़े नगर हुआ करते थे उन्हें जनपद कहा जाता था। महाजनपद जो उनसे विशालकाय और महत्वपूर्ण जनपद हो जाया करते थे उन्हें महाजनपद का नाम दिया गया। किलेबंदी के अपनी सुरक्षा के लिए और अपनी प्रजा की भलाई के लिए जो किले बनवाया करते थे राजा लोग, उसे किलेबंदी कहा गया। सेना, जो राजा फिर अपने एक मंथली वेतन पर रखने लगे थे सेना को प्रॉपर तरीके से पूरे साल के लिए, उसे सेना कहा गया। वो मिलकर सेना बनती थी। कर, जो सबसे वसूला जाता था, राजा वसूलता था। जैसे कि आज भी आप देखते हो कर देता है, वही उसी तरीके से कर वसूलना शुरू कर दिया था। उपहार पर डिपेंडेंट ना रह करके कर वसूलना शुरू कर दिया था। पौधारोपण, जैसे धान को रोपा जाने लगा था, आपने पढ़ा चैप्टर में। गण अथवा संघ, गण सदस्य वाले समूह को कहा गया है और संघ सभा के लिए कहा गया है यहाँ पे। और प्रजातंत्र के जिसमें नागरिकता प्राप्त होती है वो प्रजातंत्र होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जाने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और आपको अगर नोटेशन PDF जो मैं ये हाईलाइटेड करता हूँ अगर चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ से आपको ये PDF मिल जाएगी। वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल पे मेरे जा सकते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you for watching my channel, and please like, subscribe and share.